सो हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा बीआरसी में इंटरव्यू कैसा रहा। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, और बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब इंटरव्यू की छोड़ भी रहने की जगह कहाँ क्या। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो मेरा इंटरव्यू था 17 जून को। ठीक है, 17 जून को था 2022 में। तो 17 जून को था, तो मैं पहुंच गया था 16 को। ठीक है, तो 16 को पहुंच गए। तो आप वहाँ पे क्या होता है कि बीआरसी में आप रह सकते हो, मतलब रूम अलॉट होता है। ठीक है, हॉस्टल रहता है, तुम रह सकते हो। अगर आपको पेरेंट्स चाहे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट्स के साथ आप रह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ है। तो 16 को पहुंच गया था, तो 17 को मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, 17 8:30 AM को रिपोर्टिंग टाइम था। 8:30 AM को रिपोर्टिंग टाइम था। तो 8 बजे पहुंच गया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 8:30 से शायद स्टार्ट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, पहले जो स्टेप होता है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब आपका 10th से लेके एमएससी तक या पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो पीएचडी तक भी। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि एक ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाना पड़ेगा, और हर एक डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स कॉपी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लेकर जाना है। फिर वो लोग आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका ज़ेरॉक्स कॉपी मतलब वेरीफाई कर लेंगे, और ज़ेरॉक्स कॉपी के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए विद डेट। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत एक एक स्टूडेंट्स के पीछे बहुत टाइम देते हैं वो लोग। ठीक है, कभी कभी सीजीपीए से परसेंटेज कैलकुलेशन खुद करते हैं। ठीक है, देखते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो मेरा तुम मान सकते हो, अगर मेरा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ जब, और हाँ, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसको मतलब वहाँ से शिफ्ट कर देंगे वो लोग वेटिंग रूम पे। ठीक है, वेटिंग रूम है बीआर इंटरव्यू जहाँ पैनल बैठा है, उसके पास ही एक वेटिंग रूम है, उसमें जाकर आपको वेट करना पड़ेगा आपके नंबर कब आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप वेट करेंगे उस रूम पे। तो अगर वेट करते हुए फिर अगर आपका नंबर आ गया, फिर आपको बुला लेंगे वो लोग इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप इंटरव्यू रूम पे उस टाइम चले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। फिर मेरे को फिर दूसरा होता है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा हो गया, फिर मैं वेटिंग रूम पे चला गया। ठीक है, वेटिंग रूम पे चला गया लगभग कितने बजे ना, हो सकता है 12 बजे तक। 12 बजे तक मैं वेटिंग रूम पे गया। ठीक है, तो मैं जब जा रहा मतलब उस दिन क्या था, 15 स्टूडेंट केमिस्ट्री का था। ठीक है, और मेरा नंबर था कितना, 14 था मेरा नंबर। ठीक है, तो मैं जब गया फिर 7-8 स्टूडेंट, आठ आठ शायद 7-8 स्टूडेंट तब भी थे। ठीक है, वेटिंग रूम पे वेट कर रहे थे, और बाकी स्टूडेंट्स का तब हो चुका था इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू लगभग स्टार्ट हो सकता है, शायद स्टार्ट हुआ 9:30 या 10 बजे से स्टार्ट हुआ इंटरव्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वेटिंग रूम में बैठा था, तो इधर से कोई जा रहा है उधर से जा रहा है, मतलब बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे ऐसे करके लंच आ गया। ठीक है, लंच होता है 2 बजे। तो 2 बजे लंच होता है, तो उन्होंने बोला कि आप सब लोग लंच कर लो। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होगा 2 बजे से। 1 बजे लंच हुआ, 1 बजे, 2 बजे से स्टार्ट हुआ, बट 2 बजे स्टार्ट नहीं हुआ था, 2:30 बजे शायद 2:30 को स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू फिर से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा दिन का 8:30 से तभी तो 2 बजे तक मतलब वेट कर लिया। फिर कब आएगा, फिर भी लंच से पहले बाकी स्टूडेंट्स का हो गया था, मतलब 15 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट का हो गया था इंटरव्यू। बाकी हम लोग तीन थे, 3 स्टूडेंट थे लंच के बाद। ठीक है, लंच के बाद 3 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना बाकी था, 3 या 4 होगा शायद, 3 या 4 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना बाकी था। ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ इंटरव्यू शायद 2:30 से, 2:30 या 2:45। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ इंटरव्यू फिर से। ठीक है, तो इंटरव्यू का मेरा नंबर आया फिर 4 बजे तक। ठीक है, 4 PM तक मेरा इंटरव्यू आया। 4 PM मेरे को बुलाया कि अब आपका इंटरव्यू है। ठीक है, और मेरा इंटरव्यू चला 4 PM से 5:45 तक। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एग्जैक्टली याद है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों याद है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा इंटरव्यू चला था। तो देखते हैं, अब देखो मैं स्टोरी टाइप बताने कोशिश करूंगा, जैसे जैसे कैसे कैसे हुआ, क्या फील हुआ। ठीक है, कैसे हम क्या मतलब उन्होंने बोला। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे बताने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब गया उस रूम पे, टॉपिक से पहले मैं बोल देता हूँ।
तो उसमें एक चेयर था, ठीक है, तो चेयर पे मैंने बैठा, इसमें एक ऐसा करके चेयर रखा हुआ था और वो लोग ऐसे बैठे थे, ठीक है। तो इसमें जो चेयरमैन थे मतलब इंटरव्यू का, वो मेरे सामने ही मतलब सामने ही बैठे थे, ठीक है। फिर इसमें एक मैम थी, यहाँ बैठे थे। फिर दो सर और थे, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ दो सर और थे, और इस तरफ दो सर, दो या तीन सर इस तरफ थे, ठीक है। इस तरफ करके दो या तीन सर, शायद तीन सर थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब इसमें चेयरमैन मिडिल पे बैठे थे और हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो सर जो थे चेयरमैन सर बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। आपको पोलाइटली बात करेंगे, मतलब सभी सर यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, आपके साथ बहुत आपको कंफर्टेबल करने की ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, यहाँ पे बैठे हो, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, तो मेरे को पूछा कि अ, आपने लंच किया, ठीक है। पहले क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने लंच किया, तो मैंने बोला हाँ सर लंच कर ली। बोला गुड गुड। बोला कि अब अच्छा मुस्तफ़िजुर, आपके नाम का मीनिंग क्या है, मुस्तफ़िजुर अहमद मीनिंग क्या है। तो उस टाइम क्या था कि मेरा नाम का सच बताऊँ तो मेरा नाम का मीनिंग मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो फिर सर को बोला कि सर शायद शांत होगा, मतलब बहुत ही शांत है ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं शांत हूँ, ठीक है, तो इसलिए बोल दिया। तो बोला अच्छा अच्छा, हाँ सर। फिर बाकी सर बोला हाँ आपको भी देख के भी लगता है कि आप बहुत शांत हो। तो बाकी और ना हंसने लगे, बाकी जो सर थे हंसने लग दिया। फिर बोला हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर सर ने बोला, चेयरमैन सर जो थे उन्होंने बोला कि अ, एक बिस्किट ले लो, मतलब सर भी खा रहा था। तो बोला कि एक बिस्किट ले लो। तो मैं मतलब ऐसा है कि पहले बार इंटरव्यू और सामने साइंटिस्ट बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ, ठीक है। फिर बाकी सर ने बोला हाँ हाँ लो लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिस्किट लो। फिर एक लिया, फिर खाया, ठीक है। तो ऐसे चल रहा था बात। फिर सर ने पूछा कि आप कब आए हो यहाँ पे, कहाँ रुके हो, ठीक है। ऐसे ऐसे पूछने लगा, ठीक है, कब जाओगे, ठीक है। तो एक बिस्किट ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया, ठीक है, बात करते करते। तो सर ने बोला कि और एक लो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं सर, और नहीं, और नहीं चाहिए। तो ऐसा बोला। फिर सर ने बोला अच्छा ठीक है, आप तुम बोर्ड पे जाओ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आता है कि यहाँ पे बैठे थे, तो इसमें एक बोर्ड था, ठीक है। इसमें आपको डस्टर और बोर्ड यूज़ करके सब कुछ करना होता है, इसमें सॉल्यूशन करना होता है। और सर यहाँ पे बैठे जैसे कि क्लासरूम पे होता है कि बैठा होता है और आप बोर्ड पे कर रहे हो और समझा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है। तो मेरा जो मेरे को बोला कि आप बोर्ड के राइट साइड पे, एकदम राइट साइड पे लिख दो आपकी 5 टॉपिक्स। तो मैंने पहले लिखा था ये टॉपिक, ठीक है, कि मेरा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और ऑर्गेनोमेटिक्स केमिस्ट्री, मैंने ये टॉपिक था, ठीक है। फिर सर ने बोल दिया कि आपका ये टॉपिक है। तो एक सर जो इस साइड बैठे थे, इस साइड बैठे थे, ये वाला सर ने पूछा कि अच्छा तुम्हारा कुछ स्पेशलाइजेशन था एमएससी में। तो मैंने बोला हाँ सर, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन था। तो फिर चेयरमैन सर ने बोला कि आपका एमएससी में सिर्फ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही पढ़ाया गया था, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही पढ़ाया गया था। मैंने बोला नहीं सर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, बायोमोलिक्यूल्स, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, बाकी सभी थे। तो सर ने बोला फिर आप फिजिकल के टॉपिक ऊपर लिखे हो, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऊपर क्यों लिखे हो, इसमें ऊपर क्यों लिखे हो, ठीक है। तो मैंने बोला सर मेरा जो प्रीवियस में कुछ मतलब सीनियर से बात हुई जो बीआरसी इंटरव्यू दे चुके थे, या यूट्यूब पे वीडियो देखा मैंने कि ऐसा ऐसा कुछ होता है कि बीआरसी में इंटरव्यू में ज़्यादातर फिजिकल पूछते हैं क्वेश्चंस। तो सर ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लोग फिजिकल का टॉपिक देते उससे फिजिकल पूछते, बट जो लोग नहीं देते, कंफर्टेबल नहीं होता, तो उससे क्या पूछना फिजिकल। ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल से ही सिलेक्शन होगा और ऑर्गेनिक से नहीं होगा। तो बोला कि अगर फिजिकल फिजिकल पढ़ के आए हैं और उनका फिजिकल अच्छा नहीं इंटरव्यू गया तो उससे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ऑर्गेनिक अच्छा आता है, ऑर्गेनिक से मतलब लंबा इंटरव्यू चला, अच्छा क्वेश्चंस का आंसर दिया, रिस्पॉन्स अच्छा किया, अप्रोच अच्छा किया, तो उनका सिलेक्शन होगा। फिर चेयरमैन सर बोल रहा, तो सर बोल रहा है कि तुम यही रखोगे या कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया कि क्या करूँ, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके गया था काइनेटिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा फिजिकल वीक था, तो मुझे अच्छे से पढ़ना था, ठीक है, फिजिकल को स्ट्रांग बनाना था, क्योंकि मुझे पता था कि मेजर क्वेश्चंस यहाँ से आने वाला है,
केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, और ये वाला भी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अच्छे खासा पूछ लेता है। तो ये तीनों से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, ठीक है। तब सर ने बोल दिया। फिर मेरे को लगा कि फिजिकल जितना भी मैं पढ़ लूँ, मेरा ऑर्गेनिक उससे अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैंने फिर चेंज कर दिया मेरा टॉपिक। तो सिर्फ देन मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ही रखा। फिर केमिकल काइनेटिक्स की जगह मैं रिएजेंट्स ले लिया। रिएक्टिव इंटरनेट दो कलर में लिखा है, इसका रीज़न है क्यों लिखा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा क्यों दो कलर में लिखा है। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ले लिया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ले लिया, और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है। तो मेरा ऐसे ऐसे करके 5 टॉपिक्स हो गया, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, देखो इस पेज पर फिर से आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो थे कि सर एक सर थे, वो उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मैंने समझाया कि इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोआयन एक्सेट्रा। तो मैंने समझाया। फिर उन्होंने बोले कि पहले मैं लिखा था क्या कि इंटरमीडिएट सिर्फ लिखा था, ठीक है, सिर्फ इंटरमीडिएट लिखा था। मतलब ये जो टॉपिक लिखने बोले थे सर, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ लिखा था इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सर ने इसलिए क्वेश्चन पूछा मुझे कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट, क्योंकि लिखना था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है। तो टॉपिक्स ठीक से लिखना, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ है। तो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट, तो मैंने समझाया अच्छे से कि क्या इंटरमीडिएट है, क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन गया। फिर एक सर ने पूछा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन एट लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो लो एंड हाई टेम्परेचर में सिंगलेट और ट्रिपलेट करना था, वो मैं कर दी फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर एक सर ने पूछा, वही सर ने पूछा कि हाउ यू डिफरेंशिएट द अबव मेंशन कार्बिन, ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, मतलब कौन सा है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि कौन सा बोल सकते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई भी क्वेश्चन को, आंसर भी नहीं बताऊँगा, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन बताना बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्रॉस क्वेश्चन होता है तो उसमें मैं आंसर बताऊँगा कि मैं ये आंसर बोला था और इसलिए मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें बोलूँगा, बाकी में आंसर में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। फिर 4 नंबर मेरा क्वेश्चन पूछा था कि उसका हाई जो जो तुमने कार्बिन लिखे हो उसको तुम हाइब्रिडाइजेशन दिखाओ कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन फिर दिखाया। फिर सर ने पूछा कि मैंने को कार्बिन ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो मैं ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, पहले ऐसे ड्रॉ किया था, आर आर डैश, और इसमें ऐसे ले लिया, और आर आर डैश, और इसमें ऐसे ले लिया, ठीक है। ये मैं दो एग्जांपल, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में ऐसे एग्जांपल देकर मतलब ऐसे लिखा था, ठीक है। तो सर ने बोला कि आर को रिप्लेस कर दो और आर डैश को रिप्लेस कर दो OCF3 ग्रुप से, दोनों कंपाउंड में, मतलब दोनों ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, दोनों में, सिंगलेट में भी ट्रिपलेट में भी। तो ये आया और ये आया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो आपको बेंड्स रूल से हो जाएगा, ठीक है। उस समय मेरा मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं उतना क्या बोलूँ इसको, मैंने सर ने मेरे को थोड़ा सा हिंट दिया था, तो इससे हुआ था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था रिएक्शन से, कि सर ने बोला कि अब देखो तुम एक एथेनॉल मैकेनिज्म का एग्जांपल दिखाओ, ठीक है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर सर ने बोला कि ऐसा नहीं, तुम ये वाला एग्जांपल लो कि मिथाइल, मिथाइल के साथ एक कार्बन, हाइड्रोजन, इथाइल एंड आयोडाइड, ठीक है, एक्वस के बीच में वाला। सर ने बोला कि व्हिच मैकेनिज्म, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म में जाएगा, SN1 या SN2 या एलिमिनेशन या और कुछ कुछ, कोई ऑप्शन नहीं दिया था बट मैं बोल रहा, ठीक है। तो व्हिच मैकेनिज्म, तो मैंने बोला सर ये वाला SN1 से जाना, मतलब SN1 प्रोडक्ट के ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि इसमें मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आयोडीन है तो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो SN1 के परसेंटेज ज़्यादा है। मैं जैसे कि सोचा, ठीक है। तो SN2, तो ऐसा ऐसा करके मैंने बोला कि इसमें आयोडीन है तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो SN1 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, और एक्वस के OH भी है उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बोला। तो सर ने बोला ठीक है, तुम बोल रहे हो SN1, ठीक है, तो तुम अब दिखाओ कि SN का मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म दिखाओ। तो मैंने मैकेनिज्म देखा, ठीक है। तो सर ने बोला कि वाई SN1, वाई नॉट SN2, ठीक है। तो सर जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि ऐसे है कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसमें SN1 का परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर ये वाला लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता तो SN2 हो सकता था, ठीक है। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता फिर SN2 हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर सर ने बोला कि हाउ यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे, ठीक है। तो इसमें मेरा मतलब
थोड़ा सा मतलब क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि कार्बोकैटायन को कैसे डिटेक्ट करें कि मैं बोल दूं कि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो एसेनॉन है, ठीक है। तो मैं उस तरफ सोच रहा था कि कार्बोकैटायन को डिटेक्शन, कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर मैं कार्बोकैटायन को डिटेक्ट कर सकूँ, ऐसे सोच रहा था। तो मैं बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं कि कार्बोकैटायन को डिटेक्ट करके हम एसेनॉन प्रूव कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो एसेनॉन हो सकता है, ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम काइनेटिक्स पढ़े हो तो सोचो। तो उस समय मुझे याद आया कि हाँ, रेट इक्वल टू क्या होता है, के इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन फॉर SN2, ठीक है, SN2 के लिए, SN2 के लिए। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उससे अगर रेट का फर्क पड़ता है, और SN1 में क्या होता है रेट, SN1 में क्या होता है ना, रेट इक्वल टू के इंटू सिर्फ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, उससे अगर रेट का इंक्रीज हो, सो न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करने पर रेट का इंक्रीज हो तो होता है SN2 रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर होता है SN1 रिएक्शन। तो मैंने बताया, सर ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसा करके मेरा 8 क्वेश्चन हुआ। फिर सर ने बोला अच्छा तुम जो कंपाउंड इसमें लिया था आयोडीन, उसको सर ने बोला कि तुम क्लोरीन से रिप्लेस करो, ठीक है। तो मैंने फिर रिप्लेस कर दिया, नाउ मैंने ऐसा कंपाउंड आया, ठीक है। तो सर ने बोला कि अच्छा ऐसा है। तो सर ने बोला कि सो इफ़ दिस ऑकर इन SN2 पाथवे देन हाउ यू कन्वर्ट टू, अच्छा ऐसा नहीं, सर ने बोला हाँ कि ऐसा मैंने लिख दिया। तो सर ने बोला अब कैसे जाएगा, SN1 जाएगा ना SN2 जाएगा, सर ने बोला ठीक है। तो मैंने बोला सर अब क्लोरीन तो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो अब SN2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, SN1 से, ठीक है। तो सर ने बोला अच्छा SN2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो मैंने इसको SN2 बोला था। तो सर ने बोला अच्छा ये वाला अगर SN2 जाता है तो तुम इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि ये रिएक्शन SN1 पे जाए, सर ने बोला। तो मैंने बोला कि अगर हम क्या करते हैं कि क्लोरीन इसके एक लुईस एसिड AlCl3 ले लेते हैं, ठीक है, लुईस एसिड AlCl3 ले लेते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे के ऐसे हो गया। तो क्लोरीन AlCl3 इसमें माइनस आएगा, ठीक है, इसमें प्लस आएगा, तो इसमें ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला कि ऐसे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर लुईस एसिड से उसमें लुईस एसिड ऐड करें तो वो एसेनॉन में जाएगा रिएक्शन। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम MEH ऐसे था, तो एक्वस केविज में तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया था। उन्होंने बोला अब इथानोलिक अगर केविज ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर अगर इथानोलिक केविज ऐड करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फिर सर ने बोला कि व्हाई एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों इथानोलिक केविज अगर हम यूज़ करते हैं तो इथॉक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, इथॉक्साइड फॉर्म होता है, और इसमें एक्वस केविज में OH माइनस होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा बेसिक है, ये मोर बेसिक है, ठीक है, मोर बेसिक है। तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा, मोर बेसिक है इसलिए। तो इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को लेगा, फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा। बट OH माइनस में क्या होता है, ये अच्छा मतलब बेस नहीं है, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है, मतलब इथॉक्साइड से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। तो सर ने फिर इसमें मैं प्रोडक्ट ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे। तो सर ने बोला कि तुम मोर सब्सटीट्यूटेड किए क्यों किए हो, इस वाले मिथाइल का हाइड्रोजन लेके तुम तो हाइड्रोजन को बाहर निकल सकते थे, मोर सब्सटीट्यूटेड क्यों, ठीक है। तो मैंने से फिर सर को बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन का जो केस है वो बोला सर को। सर बोला अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होता है। तो फिर मैंने बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे स्टेबिलिटी आता है, कैसे मतलब कौन सा ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होता है, तो मैंने बताया फिर 14th में, ठीक है। सर ने बोला अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अलग सर पूछने लगा, वो वाला सर हो गया, ठीक है, हो गया मतलब उस टाइम के लिए हो गया। तो अलग जो सर थे फिर पास में उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम ये वाला जो तुम देख रहे हो CH2 ऐसे MEMGBr देकर, ठीक है, तो बोला कि इसको सॉल्व करो क्रैम्स रूल देकर, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं बोला था, जो था उन्होंने ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बोला कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं सोच रहा था कि इजी तो है, ठीक है। तो मैं सोच रहा कि कैसे करना है, मतलब कोई ट्रिक या कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए, तो मैं सोच रहा था। तो सर ने बोला कि तुम क्रैम्स रूल यूज करो, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया
क्रैम्स रूल यूज़ करा ना, तो मेरे को लगा कि अगर क्रैम्स रूल यूज़ करते हो तो इसमें तो कायरल सेंटर होना चाहिए, है ना? तो सर को मैंने बोला सर इसमें तो क्रैम्स रूल यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर होना चाहिए क्रैम्स रूल में, क्योंकि डायस्ट्री सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है हमको। तो सर ने बोला अच्छा अच्छा, क्रैम्स रूल में कायरल सेंटर होना चाहिए, तो तुम ये करो कि इसमें कितना प्रोडक्ट आएगा। फिर एक आएगा, सर ने बोला, तो फिर एक प्रोडक्ट आएगा। तो मैंने बोला नहीं सर, अगर हम इसका दो फेस है कार्बोनिल का, दो फेस डी फेस सी फेस, तो हम फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं। तो सर को बोला अच्छा चलो दो प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ सर दो एनहांसियोमर मिलेगा। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम बोल रहे थे कि क्रैम्प्स के लिए कायरल सेंटर ज़रूरी है, तो तुम एक कायरल सेंटर ले लो फिर। तो मैंने फिर एक कायरल सेंटर से, सर ने बोला तुम फिनाइल लो, तो मैंने सिर्फ फिर इसको फिनाइल कर दिया, ठीक है। तो सर ने बोला अब तुम करो प्रोडक्ट करो। तो मैंने प्रोडक्ट जैसे करते हैं मैकेनिज्म वगैरह करके, मतलब ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने प्रोडक्ट बनाया, फिर एक मेजर एक माइनर, ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम जो ये प्रोजेक्शन, मतलब ये जब प्रोडक्ट बना रहे थे तो मैं ऐसे स्टार्ट किया था प्रोजेक्शन लेके, ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम जो ये प्रोजेक्शन लिए हो इसका नाम क्या है। तो मैंने बोला कि सर सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सर ने बोला अच्छा सॉहर्स प्रोजेक्शन, और कोई प्रोजेक्शन है ऐसा कुछ। तो मैंने हाँ सर है। तो बोला, सर बोला बताओ। तो फिर मैंने बताया, फिर सर न्यूमैन बताया, ठीक है। सर बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर पूछे, एक सर नहीं पूछ रहा, दूसरा सर भी पूछ रहा है एक ही साथ, मतलब मतलब एक टॉपिक में एक ही सर नहीं, मतलब इस एक क्वेश्चन में और अलग सर भी पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ होता है मतलब। तो ऐसे ऐसे करके मैंने मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाया था। प्रोडक्ट ड्रॉ करने की मतलब क्या यह है कि इसमें क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैंने प्रोडक्ट बनाया दोनों। तो सर ने बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये वाला रिएक्टेंट एंड मेजर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मैंने बताया कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और अल्कोहल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फिर ठीक है। तो सर ने बोला अच्छा तुम इसको बोल रहे हो कार्बन अल्कोहल का 30 सेमी इनवर्स के आसपास बस होता है, और इसमें 1725 सेमी इनवर्स के आसपास होता है, ठीक है। तो सर ने बोला कि इसमें देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसमें देखो ओ एच के सिंगल बॉन्ड है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सर बोल रहा तो स्ट्रेचिंग बॉन्ड स्ट्रांग तो डबल बॉन्ड में होता है, तो उसका तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, बट उसका कम है और इसका ज़्यादा क्यों है। तो मैंने फिर सर को बोला, तो जो मैंने सर का रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट बोला कि कार्बन ऑक्सीजन का रिड्यूस मास ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी। मैंने बोला कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन में रिड्यूस मास ज़्यादा होता है, ठीक है। रिड्यूस मास ज़्यादा होता है तो फोर्स कांस्टेंट कम होता है, ऐसा कुछ बोल दिया था। तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, ऐसा कुछ बोल दिया था, ठीक है। तो सर ने बोला कि रिड्यूस मास के साथ फोर्स कांस्टेंट रिलेट करेगा। तो मैंने सोच रहा था फिर। तो सर ने बोला प्लीज़ राइट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस मास। तो मैंने फिर ऐसे लिखा सेट 2 पाई c रूट ओवर के बाई रिड्यूस मास, ठीक है। ऐसे लिखा फिर। तो सर बोला कि देखो ये इक्वेशन में फोर्स कांस्टेंट रिड्यूस मास तो एक ही तरफ है, एक ही साथ है, तो कैसे रिलेट कर सकते हैं। सर बोलते तुम सिंपली बताओ। तो मैंने सिंपली बताया कि रिड्यूस मास इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली ओ एच, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। अब ठीक है सर बोला, ठीक है। तो ऐसा करके हो गया। फिर सर ने बोला कि अब तुम देखो इसमें एक मेजर प्रोडक्ट आ रहा है और एक माइनर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सो वी गेट टू प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सो देन देन कैन वी गेट ए मार्च, मतलब दो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। दो प्रोडक्ट, इसमें एक प्रोडक्ट आ रहा है मेजर और माइनर। तो हम अगर इसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए एक ही मतलब जो एनएमआर का पीक आएगा एक टाइप का आएगा, या दो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आएगा जो मर्ज कर जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उस टाइम क्या है कि मैं सोच रहा था कि मतलब उस टाइम मैं आंसर नहीं बोल पा रहा था। तो सर ने बोला कि सिंगल बॉन्ड पे मतलब सर बोल रहे थे कि इन दोनों में, मतलब इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरे को कन्वर्सन हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सर ये तो सिंगल बॉन्ड है। हाँ मैंने ऐसा बोला था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का। तो एनवायरनमेंट इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं हो तो कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ने बोला हाँ, तो इसलिए मैंने बोला था कि सर एक ही मतलब टाइप का आएगा, कोई मर्ज नहीं होगा, दो प्रोडक्ट का एक साथ मर्ज नहीं हो जाएगा। तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रहे हो, किंतु फिर बोल रहा है कि हाँ मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है, बट तुम लॉजिक
कुछ अलग मतलब अलग तरह से बोलो, ठीक है। तो फिर मैंने सोच रहा था कि कैसे क्या करें। फिर सर ने बोला कि इन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैंने बोला हाँ सर, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है तो एक दूसरे कन्वर्ट कर जाएगा। तो फिर मेरे को मतलब ये आया कि हाँ, सर को बोला कि मैं हाँ सर, रूम टेम्परेचर में तो एक ही आएगा क्योंकि तो सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट कर सकते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो एक दूसरे को आ जाएगा, ठीक है। तो सर ने बोला हाँ अब ठीक है। तो पास में एक सर बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हैं तो क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हैं तो अलग अलग पीक आएगा तो मर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर फिर सर ने इसका जो एनएमआर डायग्राम था, ठीक है, डायग्राम विथ मल्टीप्लिसिटी को ड्रॉ करने के लिए दिया था, ठीक है। और फिर पूछा था कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ CH2 CH3 का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, ये पूछा था, ठीक है। फिर सर ने पूछा कि एल्डिहाइडिक जो प्रोटॉन है उसका इतना डिसिल्टेड क्यों है, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट तो कुछ ज़्यादा नहीं, एनाइसोट्रॉपी मेनली बताना था, ठीक है। तो ऐसा कुछ था 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला अच्छा तुम ये सब बोल रहे हो, मतलब ये एक्सप्लेन करने के बाद सर ने बोला कि अच्छा वाई सील्डेड मीन्स लो डेल्टा वैल्यू एंड वाई डिसिल्डेड मीन्स हाई डेल्टा वैल्यू, ठीक है। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया सर को। सर तो ये भी हो गया। फिर सर ने पूछा कि हॉट, फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ठीक है, कि व्हाट इज़ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, मतलब जनरली जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैंने पढ़ा था तो वो नाम बताया, ठीक है। तो फिर सर ने बोला अच्छा अब देख ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखो कीटीन और एल्किन का। तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा मेरा हो गया कि अ, एक मतलब मिस्टेक्स हो रहा था प्लस माइनस में, ठीक है, फेज में। तो उसमें सर ने बोल दी कि ऐसे ऐसे करो, तो मैंने किया फिर, ठीक है। फिर सर ने पूछा कि व्हाट इज़ क्लेजेंट रीअरेंजमेंट, फिर मैंने बताया कि क्लेजेंट रीअरेंजमेंट क्या है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके दिखाया। ये ड्रॉ करने की मकसद है कि इसमें क्वेश्चन पूछे थे तो इसलिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर सर ने बोला कि हाउ यू प्रूव दैट व्हिच कार्बन इज अटैक, मतलब देखो ये वाला कार्बन क्या है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सर ने बोला कि ये वाला ये कार्बन इस कार्बन से, तीन वाले कार्बन से अटैक कर रहा है, तो तुम कैसे प्रूव करोगे। तो मैंने बोला सर हम लेवलिंग इफेक्ट से प्रूव कर सकते हैं, या अगर हम कुछ सब्सटीट्यूएंट ले लें, यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूएंट ले लें तो कर सकते हैं। तो सर ने बोला अच्छा सब्सटीट्यूएंट, तो बोला ठीक है एक सब्सटीट्यूएंट ले लो फिर। तो मैंने फिर सब्सटीट्यूएंट ले लिया, ठीक है, इसमें मिथाइल ले लिया। तो मिथाइल ले लिया फिर किया इसमें, तो इसमें आया ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम ई क्यू बनाए, ठीक है, ई क्यू बनाए, वाई नॉट जेड, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ किया। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ किया, फिर इस सर को दिखाया कि हम ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करते हैं तो मिथाइल इक्वेटोरियल पे रहेगा। तो सर ने बोला कि मिथाइल इक्वेटोरियल पे क्यों रहेगा। तो मैंने फिर ऑन थ्री डायक्सियल का जो केस है कि ऑन थ्री डायक्सियल इंटरेक्शन ये वाला जो केस है, मैंने सर को बताया कि ये ऑन थ्री डायक्सियल इंटरेक्शन होगा, अगर हम एक्सियल पे रखते हैं तो स्टेबल होता है जो ट्रांजिशन स्टेट, तो उसका एनर्जी हाई होता है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। तो हम बोला, फिर बोला कि इसमें अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो ये वाला और ये वाला से ट्रांस होता है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर जो मैंने, हाँ इसमें देखो ये वाला इंटरमीडिएट क्लेजन रीअरेंजमेंट का इंटरमीडिएट जो प्रीवियस मैंने किया था, ठीक है, प्रीवियस जो किया था ये वाला था, कहाँ गया प्रीवियस, ये वाला देखो, इसमें देखो इन दोनों को मैंने बाद में ड्रॉ किया। तो मैम ने बोला कि मैम थे, तो मैम ने बोला कि इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो मैंने क्या क्या ट्रांजिशन होगा उन्होंने बताया। तो बोला अच्छा ठीक है। तो एक सर थे उन्होंने पूछा फिर कि तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को और SN1 SN2 रिएक्शन को। तो मैं सॉल्वेंट का केस बताया फिर। तो जब सॉल्वेंट का केस आया, पोलैरिटी से एक्सप्लेन किया, पोलैरिटी से एक्सप्लेन किया, तो सर ने फिर बताया कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इन SN और SN2 रिएक्शन। फिर मैंने बताया कि SN और SN2 पोलैरिटी कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो ये वाला एक्सप्लेन हो गया। तो फिर सर ने मेरे को पूछा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की इंक्रीज करते हैं SN2 रिएक्शन में देन क्या होता। तो मैंने रेट लॉ दिखाया, तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा दिखाया। फिर बोला अगर SN1 का करते तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर सर ने बोला कि व्हाट इज द स्लो स्टेप इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो फिर मैंने बताया कि कौन सा स्लो स्टेप होता है, ठीक है। फिर मेरा ऑर्गेनोमेट्रिक्स था, तो ऑर्गेनोमेट्रिक्स से ऐसे पूछा था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जाइसेस सॉल्ट का, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। तो ये वाला जाइसेस सॉल्ट है। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर PPS3 से रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा प्रोडक्ट। तो मैंने प्रोडक्ट इसमें नेगेटिव ऐसे होता, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है।
तो फिर सर ने बोला कि कंपेयर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एल्किन, ये वाला एल्किन और इस वाले एल्किन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कंपेयर करो, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो मैंने फिर कंपेयर किया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ये वाला जो एल्किन है, हाउ यू डिनोटेड द बाइंडिंग एल्किन, तो मैंने बोला कि ईटा 2 से हम डिनोट कर सकते हैं। तो सर ने बोला फिर कि टू मीन्स की, टू मीन्स हॉट। तो मैंने बताया कि टू मीन्स क्या, ठीक है। तो सर जो चेयरमैन सर थे तो बोले अच्छा ऐसा कोई एग्जांपल दिखा सकते हो जहाँ पे ईटा 5 होता है। तो मैंने ईटा 5 का एग्जांपल दिखाया ऐसे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि प्लैटिनम और एल्किन जो एग्जिस्ट कैसे करते हैं स्पेस में, ठीक है, मतलब सेम प्लेन पे होता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया था। तो ऐसे किया तो प्लैटिनम और एल्किन परपेंडिकुलर होता है, तो एक्सप्लेन करना था वो, ठीक है। तो मैं ऐसे करके स्क्वायर प्लान करके मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसमें मेरा थोड़ा सा गलती हुई थी, इसमें वाई में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो मेरे को थोड़ा सा हिंट दिया था इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर एक मैम ने था जो तुम बोल रहे हो यूपी में जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार ट्रांजिशन, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था इसमें, इस पेज पे डिफरेंशिएट जब कर रहा था, तो मैम ने ये वाला क्वेश्चन मेरे को पूछा था फिर बाद में, ठीक है, कि उसमें कि सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट रहता है। तो मैंने बोला हाँ सर, हाँ मैम, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। तो मैम ने बोला कि फिर सो दिखाओ कैसे क्या डिपेंडेंट होता है, लैम्डा मैक्स कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया था फिर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर हो गया। फिर एनएमआर में आ गया थोड़ा सा। सर ने बोला कि सी सेल्किन और ट्रांस एल्किन को तुम कैसे मतलब कन्फर्म करोगे, सी से या ट्रांस से। तो मैंने फिर बताया कि एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो सर ने बोला कैसे एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो मैंने बताया फिर कि जे वैल्यू जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू है उससे। तो बोला कि जे वैल्यू से कैसे करोगे। तो मैंने बोला सर कार प्लस जो प्लॉट है उससे हम कर सकते एक्सप्लेन। तो फिर सर ने बोला कि दिखाओ कार प्लस प्लॉट, हम भी देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने कार प्लस प्लॉट ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे ड्रॉ किया। इसमें होता है जे वैल्यू, इसमें थीटा होता है, इसमें 0 90 डिग्री और इसमें होता है 180 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको कैसे डिक्रीज कर रहा है फिर कैसे इंक्रीज कर रहा है मैंने एक्सप्लेन किया। तो बोला अच्छा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि अगर एक सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो कपल कर रहा है, और एक में सिंगल बॉन्ड है, तो किस में जे वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है तो हम जे वैल्यू एवरेज लेते हैं, ठीक है। बट डबल बॉन्ड में वो रोटेट नहीं करता, तो कपलिंग अच्छा होता है, तो उसमें कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होता है। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। फिर सर ने बोला ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट में था, मेरे को लास्ट में याद आया तो मैंने जस्ट ऐड कर दिया। सर ने बोला कि तुम जब ये ड्रॉ कर रहे हो तो इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला कि ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर मेरा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन कि ये मी हाइड्रोजन एच इथाइल ग्रुप आयोडीन, ठीक है। तो सर ने बोला कि जो फर्स्ट में था ये वाला क्वेश्चन मेरे को पहले पूछा था, ठीक है, मैं बाद में ऐड किया हूँ। तो सर ने बोला कि इसका आर एनांसियो मार लो। तो मैंने आर ड्रॉ किया, इस कंपाउंड का आर ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया था। जब ये ड्रॉ कर रहे थे तभी पूछा था इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला टेट्राहेड्रल कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आर एनांसियो में लिया। फिर बोला कि इसका तुम एसेनॉन रिएक्शन करो। तो मैंने फिर एसेनॉन, मतलब एसेनॉन बोला नहीं, एसेनॉन करना ही था क्योंकि मैंने बोला था आयोडीन से एसेनॉन होगा। तो एसेनॉन रिएक्शन करा। तो सर ने बोला कि आर और एस दो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो फुल्ली रेसिमाइज हो जाएगा या कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं सर, कंप्लीट रेसिमेशन नहीं होता। तो व्हिच वन इज ग्रेटर इन परसेंटेज, ठीक है, आर होगा या एस होगा। तो इन्वर्सन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ से आना मतलब जब आयन पेयर तो ये मतलब आयन पेयर जब आता है, ठीक है, आयन पेयर फॉर्म होता है, तो जो लिविंग ग्रुप आयन इसे आयन करके एग्जिस्ट करता है, तो उस साइड से सॉल्वेंट आना उतना मतलब ईजी नहीं है जितना इस साइड से आना है। तो इसमें थोड़ा सा बैक में जो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उससे वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एस एनहांसियमर ज़्यादा होता है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन किया। तो सर ने बोला ठीक है। फिर सर ने मेरे को पूछा कि तुम साइक्लोहेक्सानोन नो और साइक्लोब्यूटानोन कंपेयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बाय आई आर से, ठीक है, आई आर से तुम एक्सप्लेन करो। तो मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाया। फिर सर ने बोला कि हाउ यू डिफरेंशिएट बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रो में सोच रहा था कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो सर ने बोला कि तुम आईआर से जैसे एक्सप्लेन किए हो ट्राई करो कि उसी से ही एक्सप्लेन करना। तो मैंने ऐसे ऐसे करके सोचा, तो मैंने एक अप्रोच किया। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैं एनएमआर से भी एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मेरा
इंटरव्यू हुआ, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और भी है तो मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसलिए मैंने ऐड नहीं किया थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू चला था। फिर उन्होंने बोला ठीक है चॉक टेस्ट फिर रख दो वहाँ पे, तो मैंने रख दिया। तो उसके बाद सर ने बोला कि अच्छा ठीक है चले आओ। फिर सर ने बोला कि देख ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ ऑर्गेनिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा ऐसा सर ने बोला, ठीक है। और सर ने बोला कि तुम वीडियो बनाओगे, ठीक है, जो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों का, स्टूडेंट का, कि यहाँ पे सिर्फ फिजिकली पूछते हैं और फिजिकल प्रिपेयर करके आ जाता है, कभी कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री प्रिपेयर करके आ जाता है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो तुम वीडियो बनाओगे कि मेरा इंटरव्यू इतना देर तक चला था। सर मेरे को वो, हाँ वो टाइम याद है, क्यों, क्योंकि सर ने ही मुझे बोला था कि तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तब, और 5:45 अब टाइम हो रहा है, तो इसलिए मुझे याद है टाइम, ठीक है। तो सर ने बोला कि इतना देर चला था और इतना क्वेश्चन पूछा था, ऑर्गेनिक से ही मेरा इंटरव्यू हुआ, ऐसे ऐसा कुछ, तो तुम वीडियो बनाओगे, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा सर ठीक है। तो सर ने बोला ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से मतलब इंटरव्यू रूम से बाहर चले गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चला, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब तुम इतना देर तक इंटरव्यू दे दे चुके, तो तुम ऐसा नहीं लगेगा कि इतना देर तक, मतलब इतना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना सब कुछ, तो तुम टाइम का तुम्हें ध्यान रहे नहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही था। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत सारे, बहुत ही हेल्पफुल है वो लोग, ट्राई करेंगे कि तुम्हें आंसर तक लेके जाए, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अभी के लिए रखते हैं, ठीक है, थैंक यू और बाय।